खबर बेतिया से है, जहां पर नौतन बैरिया विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज से चुनाव लड़ने के लिए पूर्व पुलिस उपाधीक्षक रमेश चंद्र उपाध्याय की पुत्री डॉक्टर वर्षा चुनावी सफर में कूद गई हैं और जगह जगह आमजन से मुलाकात कर अपने समर्थन में लोगों का विचार हासिल कर रही हैं। वहीं जनसुराज से अपना टिकट का दावा करने वाले अन्य उम्मीदवारों के भी पसीने छूटने लगे। इस संबंध में रमेश चंद्र उपाध्याय ने बताया कि किस तरह से उन्होंने उस क्षेत्र को अपराध मुक्त करने के लिए पूर्व मंत्री स्वर्गीय बैजनाथ प्रसाद महतो का साथ दिया और जगह जगह ग्राम रक्षा दल समितियों का गठन कराया और जान पर खेलकर अंत में दस्यु सरगना को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। वहीं उनकी पुत्री वर्षा कुमारी का कहना था कि शिक्षा और पलायन रोकने के लिए प्रशांत किशोर जो भी अभियान चलाए हैं, इस अभियान से प्रभावित होकर वह जनसुराज का समर्थन कर रही हैं और चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। पर सेवा के साथ साथ यहाँ पे शिक्षा की बात हो रही है, पलायन रोकने की बात हो रही है, कृषि में अल्टरनेटिव लाने की बात हो रही है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात हो रही है। तो ये जो मुद्दे हैं बहुत बेसिक मुद्दे हैं। उसके साथ साथ जब लोगों के पास सरकारी नौकरी का ऑप्शन तो है ही, लेकिन साथ के साथ उनका रोजगार का एक ऐसा व्यवस्था कर दिया जाए जो उनके लिए, उनकी गरीबी को हटाने के लिए उनकी मदद करेगा, तो वो बहुत ज़रूरी है। आर्थिक विकास, शैक्षणिक विकास, मतलब सर्वांगीण विकास, एक तरह से मैं कह दूं कि हर क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है और नौतन तो खासकर क्योंकि बहुत पिछड़ा इलाका है। मैडम, एक और चीज है, जो आपके पिताजी जो थे, जो उन्होंने दस्यु सरगना भागड़ यादव को, जो नौतन बैरिया जो आतंक से वो क्षेत्र घिरा हुआ था, और सुनने में आता है कि उन्होंने मुक्त कराया था इस क्षेत्र को भय से, डर से, भागड़ यादव के भय डर से। क्या ये कहाँ तक सत्य है? क्या अरे आप डेटा निकाल के ही देख लीजिए, मैं फैक्ट्स की बात क्या कहूँ। देखिए, मेरे पापा कोई राजनेता तो नहीं है, हम लोग किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते। हम लोग उस बैकग्राउंड से आते हैं जिस बैकग्राउंड में पापा एक एज अ थानेदार वहाँ पे वर्क कर रहे थे नौतन विधानसभा में, और वहाँ पे जो सबसे बेसिक समस्या थी वो यही थी, लूटपाट, चोरी, फिर अपहरण का केसेस, जंगल राज था, मिनी इसको चंबल कहते थे नौतन को। तो उस समय में मेरे पिताजी ने इतना दिन रात एक करके जो वहाँ पे जो शांति कायम की और यहाँ तक कि भागड़ यादव को सरेंडर तक करवाया। तो वहाँ की पब्लिक से पूछिएगा आप, जब वो सिनेरियो था लोगों के मन में, अभी भी वो डर है। इसकी वजह से हम लोग कभी भी जंगल राज को वापस नहीं लाना चाहते। हम लोग कोई नहीं चाहता है कि जंगल राज। मैडम, एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे। जे पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री बैजनाथ प्रसाद महतो, सुनने में ये भी क्षेत्र में आता है कि उनकी जो पहचान बनी उस क्षेत्र में, और जो वहाँ कुशवाहा समाज की जो आबादी है उनके बीच में जो लोकप्रियता हासिल की है, वो कहीं ना कहीं आपके पिताजी का ही देन है। यह लोगों से जानकारी हो रही, क्या यह वाकई में सत्य बात है? जी, बैजनाथ महतो का पूरा परिवार इस बात का गवाही दे सकता है कि मेरे पिताजी उस समय थे जब बैजनाथ महतो शुरू कर रहे थे अपनी राजनीतिक करियर को। उस समय किसी ने हाथ पकड़ा था तो फिर फादर ने पकड़ा था, और इसके बाद हाँ, भले वो बात की बात है कि उन्होंने क्या काम किया, थोड़ा सा उनका वैसा भी हो गया, मतलब उतना अच्छा सेवा प्रोवाइड नहीं कर पाए, जिसके लिए हम लोग को रिग्रेट भी होता है थोड़ा बहुत। बट फिर भी ऑन द होल जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को ला सकता है राजनीति में, तो कह सकते हैं कि मेरे पापा एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो एक कॉम्बो के रूप में मेरे साथ है, मतलब हर जर्नी में मेरे साथ है। तो पापा से गाइडेंस तो लेना ही है, साथ के साथ अपना जो भी मैंने शिक्षा प्राप्त किया है उसको भी अच्छे से यूटिलाइज करना है नौतन के विकास के लिए। मैडम, एक और चीज, जितने भी सारे क्षेत्रों में आ रहे हैं और देखा जाए तो उन लोगों की उम्र से आपकी उम्र बहुत कम दिख रही है, तो आप कैसे उस चुनाव अगर जीत जाती हैं तो विधानसभा क्षेत्र को कैसे डील कर पाएंगी, थोड़ा बताइएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि जिसका एज ज्यादा होगा वही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो प्रशांत किशोर जी की क्या एज आप लोगों को पता है? 47 ईयर्स अप्रॉक्स, पर वो भी तो बिहार की राजनीति में आके पूरा उथल मथल मचा दिया है। तो इसमें एज फैक्टर से ज़्यादा मेंटल एज का योगदान है कि इंसान का मानसिक आयु कितना है।
और मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत छोटी हूँ, मैंने पूरा पीएचडी किया है, साइकोलॉजिस्ट का ट्रेनिंग लिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे कहते हैं। तो कभी भी हम लोगों का तबीयत खराब होता है तो हम अच्छे डॉक्टर्स के पास क्यों जाते हैं? वो पढ़ा लिखा डॉक्टर के पास, कभी भी आपको सर्जरी करानी होगी तो आप हमेशा एक अच्छे डॉक्टर को के पास जाएंगे। तो वैसे ही जब समाज में कोई प्रॉब्लम है तो आप ऐसे लोगों के पास जाएंगे ना, तो जिसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेबिलिटी है और साथ के साथ नीयत भी अच्छी है। तो यही नीयत और कैपेबिलिटी मैं साथ में लेकर आई हूँ अपने पिताजी के साथ भी। मैडम एक और चीज पूछना चाहेंगे, आप आपकी एक बहुत अच्छी लेखिका भी हैं और आपकी एक पुस्तक जो है पूरे भारत में धूम मचा दी हुई है। तो यह जो है आपको यह प्रेरणा पुस्तक लिखने की कहाँ से मिली? आपने समाज का नजरिया जरूर देखा हो। हाँ, एक लेखिका वही हो सकता है जो समाज को बहुत नज़दीक से ऑब्जर्व करे। तो कह सकते हैं कि लाइफ को ऑब्जर्व किया है मैंने। और जब भी मैं काम कर रही थी प्रोफेशनली एज अ साइकोलॉजिस्ट, तो लोगों की समस्या हम लोग के पास आती थी और उनकी समस्या को सुनते थे, फिर उनकी लाइफ में क्या मेजर इश्यूज है उसको सुनते थे और इसका कारण क्या है ये भी सुनते थे। तो ये सारी जो जर्नी मेरे इर्द गिर्द थी उसने मुझे राइटर बनाया। मैंने खुद से राइटर बनने का सपना नहीं देखा था, लोगों ने राइटर बना दिया मुझे, और लाइफ के एक्सपीरियंस ने मुझे राइटर बना दिया। तो इन शॉर्ट टाइम। मैडम आपका परिचय? डॉक्टर वर्षा कुमारी। एरिया को आपने मुक्त कराया था, उस समय सर आप कैसा फील कर रहे थे? 90 में मैंने यहाँ पर आए तो अपराध बढ़ा हुआ था, मुझे ही कहीं घूमने का माने ये सब व्यवस्था नहीं था जब हम घूम पाए। लेकिन उसी पीरियड में मैं घूमना चाहा और लोगों को जानकारी लेना चाहे कि यहाँ पर क्या है। लोगों के द्वारा कहा गया कि भागड़ जादव के यहाँ पर बबुआ जी के नाम से जाने जाते हैं और उसी के कारण लोग इतनी दहशत में थे कि कोई अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता था, कहीं बाहर जाने के लिए सोचना पड़ता था, 2 बजे के बाद रोड बंद हो जाता था। इस क्लास को देखते हुए मुझे इस विभाग से बहुत घृणा आया। इस विभाग में अगर किसी का साथ नहीं कोई दिया तो अनदर किससे वो साथ ले सकता था। तो इसका मैंने एक अपने मन से किए कि इस पर मेरे द्वारा विस्तृत रूप से कार्रवाई हो। तो उसी पीरियड में मेरे आरक्षी अध्यक्ष अभयानंद आए, जिन्होंने इस बिंदु पर अपराध को रोकने के लिए मुझे चुना और उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई करें, जिस पर मैंने उसी समय से कार्रवाई करते रहा। लेकिन बीच में उनकी ट्रांसफर हो गई, मेरी ट्रांसफर वो उनके द्वारा मैनाटार थाना प्रभारी के रूप में करके चले गए। फिर भी यहाँ आतंक उसी तरह बना रहा। उसके बाद जब ये आर.के. मिश्रा आए तो मैं उस समय भंगहा में पोस्टेड था, भंगहा से मुझे बुलाया गया और उसे बैरिया में पदस्थापित किया गया, ताकि इस पर कोई खड़ा नहीं हो रहा था, कोई भी पुलिस पदाधिकारी नहीं खड़ा रहा था जो उसका विरोध करे। तो मैंने उसका विरोध करने के लिए पूरे अपने मन में बैठाया और कार्य करने लगा। और उसी पीरियड में कोई यहाँ से एमएलए में चाहे किसी ने उसके विरोध बोलने के लिए तैयार न था। किसी तरह पब्लिक को मैंने जोड़ा और जोड़कर इस बिंदु पर कार्य करने लगा। उसी पीरियड में मुझसे बैजनाथ महतो से मुलाकात हुई, उनके द्वारा कहा गया जब मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं इस पर लड़ने के लिए उसका विरोध में तैयार हूँ और साथ ही जो आप लोग आदेश देंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। उसके अनुसार उनको जोड़े और कार्य करने लगे। उसी पीरियड में ये चुनाव कई बार हार चुके थे पहले में और इस बार उन्होंने कहा कि ठीक है, हमको इस पर कार्य करने का मौका दिया जाए। तो उनके आम जनता के बीच गए और उनका मौका दिया गया, कार्य पर आए। लेकिन प्रथम बार में कुछ कार्य अच्छे किए जिसमें मंत्री भी बने। उसके बाद उनके द्वारा कार्य कुछ नहीं होने लगा। फिर जनता मुझे पूछने लगी, यहाँ से मेरी ट्रांसफर हो चुकी थी लेकिन वहाँ भी लोग पूछने लगे कि आपने जोड़ दिया और फिर भी हम लोग का वही कोई साथ नहीं देता। सर कहीं ना कहीं ये अगर ये क्वेश्चन सब खड़ा होती है कि बैद्यनाथ प्रसाद महतो उस क्षेत्र से जीते तो कहीं ना कहीं आपकी उसमें सपोर्ट थी।
हाँ, ये तो बिल्कुल था ही। जब पब्लिक से जोड़े, यो एक पब्लिक के रूप में मुझे आए, और जिसके कारण पब्लिक जोड़े तो पब्लिक इनको जिताने का कार्य किया। यानी एक लेखा से सर सोचा जाए तो आप बैद्यनाथ प्रसाद के राजनीतिक गुरु के तौर पे उभर कर सामने आए। ये तो सही है, जो मेरे द्वारा जो पब्लिक को जोड़ा गया उनके साथ, जिसके आधार पर वो जीत के गए। सर उस समय तो आप गांव-गांव ग्राम रक्षा दल समिति, और उस समय साथ लोगों को उस रक्षा दल में आपने जो भी हो सका पुलिस प्रशासन से सहयोग और अस्त्र शस्त्र बनवाए भी थे भागड़ यादव को विरोध करने के लिए। तो सर उस समय आपकी बखजक आरक्षी अधीक्षक सभी भाई इतना सपोर्ट क्यों पब्लिक को कर रहे हो दस कानून को ताक में रखकर? तो सर आपके भावना में कैसे जग गई, मैंने कानून को ताक पर रखकर भी आपने पब्लिक को सपोर्ट किया, दसवीं सरगना के विरोध में खड़ा हुआ? ये कारण था कि बहुत लोगों के पास कोई अपनी सुरक्षा में कोई चीज ले नहीं सकता था, न खरीद सकता था। उस परिस्थिति में मैंने कहा कि ठीक है, आप लोग रखें, अपने सुरक्षा के लिए रखा भी, और इसका विरोध भी मुझे बहुत सारा आरक्षी अधीक्षक ऊपर वरीय पदाधिकारी से भी प्राप्त हुआ, जिसने मैंने कहा कि जो जनता की सुरक्षा देना उचित है, मेरे पास उतनी बल नहीं है जो हम सुरक्षा दे पाएंगे। इस परिस्थिति में वो लोग को रखा, और समिति और ग्राम रक्षा दल के और जहां तहां बंदूक लाइसेंसी था उसको ले जाकर रख के उसको संचालित किए। सर आपका परिचय? मेरा परिचय रमेश चंद्र उपाध्याय, आपका रिटायर्ड डीएसपी बेतिया। प्रशांत जी अमेरिका से राजनीतिक शास्त्र से पीएचडी किए हुए हैं। घर उनका बक्सर है। उनके पिताजी डॉक्टर थे, उनकी पत्नी भी डॉक्टर है। और इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है उदय नारायण सिंह उदय बाबू, जिनका घर जमुई स्टेट के बेटा है। अभी उनके ननिहाल से भी विरासत में उनको पूर्णिया में स्टेट भी उनको मिला है ममहर से। वो सांसद रहे पूर्णिया से। उदय बाबू का शेखपुरा हाउस जो पटना में 5 बीघा की रेडियस का बाउंड्री है, जहां जन स्वराज का स्तंभ है। जिस दिन जन स्वराज का कारवा उठा था, प्रशांत जी ने गाड़ी भेजा था, हम लोग 4 आदमी गए थे। गोलंबर चौराहा पाटलिपुत्र लड्डू गोपाल होटल के सामने 3 मंजिला व्हाइट बिल्डिंग में सिर्फ 25 आदमी बैठ के हम लोगों ने चिनगारी और बिगुल बजाई थी कि जन स्वराज का पद यात्रा शुरू होगा। ऐसा मतलब उसका खाका बना था श्रीमान। और इस चंपारण में प्रशांत किशोर तीसरा नेता है जो 1917 में गांधी पद यात्रा शुरू किए थे। 23 अप्रैल, मैं इस गांव का वासी उपाध्याय जी, जहां 23 अप्रैल 1917 के रात में गांधी ठहरे थे इसी लौकरिया की धरती पर, खेनाल बाबू के द्वार पर। तो पहली बार गांधी पद यात्रा शुरू किए वहां यहां से भितिहरवा से। उसी आधार पर 1983 में चंद्रशेखर बाबू ने अपना यात्रा शुरू किया, चंपारण से शुरू किया और कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने पूरा किया। तीसरा नेता है जन स्वराज का संस्थापक प्रशांत किशोर उर्फ पीके, जिन्होंने तीसरी बार भितिहरवा आश्रम से पदयात्रा शुरू की है। 5000 किलोमीटर संपूर्ण बिहार का चक्कर उन्होंने लगाया। तब पार्टी पूर्ण सत्ता में आई, पूर्ण रुतबा में आई। आज जन स्वराज 3 साल की जन्मी हुई पार्टी इतनी रंग में आई है कि हिंदुस्तान के हर लमसम पॉलिटिकल पार्टी जो बिहार के विधानसभा चुनाव में 79 वर्ष आजादी के बाद भाग ले रहे हैं, नवंबर में जो चुनाव होगा इसमें सबका नींद उड़ गया है। दूसरा चीज कि अगर जन स्वराज का हुंकार नहीं होता, जन स्वराज की आवाज नहीं उठता, तो 125 यूनिट बिजली फ्री नहीं होती बिहार में। नीतीश बाबू 20 साल से सत्तासीन रहे, कहां थी उनकी मोहब्बत, कहां थी यहाँ की जनता के प्रति, जो कभी 1 यूनिट भी बिजली फ्री करने की बात नहीं किए। आज 125 यूनिट बिजली फ्री किए। 1100 वृद्धा पेंशन, 20 साल लालू जी, 15 साल लालू जी सत्तासीन रहे, अब 20 साल नीतीश बाबू का पूरा होने जा रहा है। 400 वृद्धा पेंशन की सिलसिला चली जा रही है। लेकिन जन स्वराज ने जब 2000 का अनाउंस किया तो 1100 वृद्धा पेंशन लागू हुआ। वृद्धा पेंशन जिनके खाता में जा रहा है, बिना जंग, बिना आंदोलन, बिना आवाज का, जन स्वराज के एक हुंकार में 1100 रुपया के हकदार हो गए। तीसरी बात, जो समूह के महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि उनके खाते में आ रही है, आज जोर शोर से महिलाएं उठा रही है। वो राशि न जदयू का है, न भारतीय जनता पार्टी का है, न ललटेन का है, न कांग्रेस का है। जन स्वराज के हुंकार, जन स्वराज के रुतबा की
और जन स्वराज की आवाज की रुपया है जो महिलाओं के खाते में आ रही है। हम लोगों ने विधानसभा घेराव किया था, जिसमें हम थोड़ा देर से पहुंचे, शेखपुरा हाउस से खाना खा के हम विधानसभा पहुंच रहे हैं, तब तक लाठी चल गया, हमारे 4 जनसुराजियों का कपार फूट गया। प्रशांत जी, उदय बाबू बैठे हुए थे, करीब वहां 10,000 की संख्या में हम लोग थे, लेकिन नीतीश बाबू सामने नहीं है। उनका सचिव आया 3 साल पूर्व, जदयू के सत्तासीन सल्तनत हुकूमतदार 20 वर्षीय शासक नीतीश कुमार ने जो सर्वे करके बिहार की 13 करोड़ आबादी वाली प्रदेश में 2 करोड़ गरीबी रेखा के तहत रहने वाली जनता को 2 लाख रुपया हर खाते में देने का वादा किया था। दूसरी चीज, दूसरी चीज, जो भूमिहीन है, जिनको जगह नहीं है, उनको 3 डिसमिल जमीन देने के लिए उन्होंने अनाउंस किया था, और ये वादा नीतीश बाबू ने भूल गए, जिसको याद करने के लिए हम लोगों ने विधानसभा घेराव किया था। फिर कहानी लंबी है, बहुत बारिश हो रहा है, लंबा होते जाएगा। यहाँ 7वीं उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर वर्षा कुमारी जी आई हुई हैं। यहाँ से संतोष चौधरी पतरखा चनपटिया विधानसभा घर पड़ता था, उम्मीदवार उन्होंने अपना दर्ज किया उम्मीदवारी। दूसरा चितरंजन पटेल, एक हौलदार पद से रिटायर फौजी जो कियार के पास घर है, उन्होंने अप्लाई किया। तीसरा बंधुनाथ द्विवेदी बैकुठवा के, उन्होंने अप्लाई किया। चौथा आपको जवाहर प्रसाद मुखिया पश्चिमी नौतन के, उन्होंने अप्लाई किया। 5वां नंद किशोर कुशवाहा जगदीशपुर बिरती टोला के, जो जन सुराज प्रमंडल के प्रभारी थे प्रशांत जी से, उनको गाड़ी वोड़ी सैलरी सब कुछ मिलता था, उन्होंने अप्लाई किया और कहा कि संजय भाई आप प्रखंड अध्यक्ष है, मेरा भी नाम चर्चा कीजिए, मैं संभावित उम्मीदवार हूँ। और 5वां हमको लास्ट में पता लगा जब जन सुराज यात्रा शुरू हुआ 10 दिन का, हम लोगों ने 15 तारीख से शुरू किया, 40-40 चार चक्का 100 मोटरसाइकिल लेकर के हम लोगों ने शुरू किया हम लोगों ने जगदीशपुर से। तो उसमें 4 ही उम्मीदवार सक्रिय रहे 3 दिन तक। नंदकिशोर बाबू भी निष्क्रिय हो गए, प्रिय रंजन जी, चितरंजन जी और संतोष चौधरी जी सक्रिय रहे उम्मीदवार में। तब हमको पता लगी प्रिय रंजन जी, जिनका घर है अमुआ मझार, आपको मझवलिया थाना विधानसभा बेतिया, मुफसिल थाना बेतिया, और उनका वर्तमान घर है यहाँ आपको आनंद नगर में बड़ा रामनाथ 57 से कुटी के पास, जो इंजीनियर है, मकान के माइक्रोवेव बनाते हैं। प्रिय रंजन से हमारी मुलाकात हुई, कहा कि संजय भाई हम भी उम्मीदवार हैं। नौतन के अध्यक्ष हैं मोतीलाल राम, बैरिया के अध्यक्ष हैं हम संजय सिंह, जिला अध्यक्ष है कमलेश प्रसाद गुप्ता, चूड़ी के जो मेरे क्लासमेट रहे हैं। 21 आदमी की प्रखंड कमेटी है, सब कमेटी हमने अपने रिजिम में तैयार किया, सब कुछ हुआ। तो जब सर्वे हुआ, सर्वे में प्रिय रंजन जी, जो चितरंजन जी 53% पर चल रहे थे, संतोष जी 28% पर चल रहे थे। बेतिया से जय किशोर शर्मा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।